हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स की क्लास को डेली बेस पे देख रहे थे, तो उसी प्रकार हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत हमारी डेली की तरह ही रहेगी, यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है मेलबोर्न, लास वेगास, बाली या आपका इंडोनेशिया। ठीक है, बाली कहाँ पर है? आपका इंडोनेशिया। चौथा ऑप्शन है आपका नई दिल्ली। यानी कि बताना है हमको कि जो ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है उसका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो कुछ हम हाइड्रोजन को अगर समझते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है जिसे आवर्त सारणी में रखा गया और इसे आवारा तत्व के नाम से हम जानते हैं। इसके तीन समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। 1s1 को हम कहते हैं प्रोटियम, इसे हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं। 1s2 जो होता है इसको हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। और जो 1s3 जो होता है इसे हम ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, आपको देख रहा होगा 1s1, 1s2, 1s3। तो बन बन आपका जो यहाँ से बन बन निकलता है इसको हम कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक हम उन तत्वों को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। और परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक की श्रेणी में रखते हैं। और जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं, ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक देखिएगा यहाँ से समान है आपके हाइड्रोजन के, तो इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? समस्थानिक की श्रेणी में रखेंगे। इसे आवर्त सारणी का आवारा एलिमेंट्स कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट्स कहते हैं? आवारा एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर जल की हम बात करें तो जल में हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, H2O। ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से जानते हैं जल को। अगर यहीं पे हम भारी जल की बात करें तो भारी जल में D2O बोलते हैं, इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? हमारा भारी जल का फार्मूला होता है। तो पूछा ग्रीन हाइड्रोजन जो सम्मेलन हुआ था अंतरराष्ट्रीय, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो आपके नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ से अगर नई दिल्ली की बात हम करेंगे तो नई दिल्ली जो पहले भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता। तो कोलकाता से भारत की राजधानी 1911 और 1912 में हटाकर नई दिल्ली बना दी गई। ये कोलकाता से राजधानी कहाँ बना दी गई थी? दिल्ली। लेकिन उस वक्त दिल्ली को हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते थे। तो प्रश्न ये भी हमारा बन सकता है कि दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी? तो दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1931 में राजधानी दिल्ली से क्या बनी? नई दिल्ली बनी थी यहाँ। तो उस समय जो वायसराय थे, जब कोलकाता स्थानांतरित हुई थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। लेकिन जब दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जब स्थानांतरित हुई तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरबन यहाँ पर वायसराय थे हमारे। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि स्टैटिक में भी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं और कुछ पॉइंट हमने स्टैटिक के लिए चैप्टर वाइज भी स्टार्ट किए हैं। तो हम कल हमने पढ़ा था विश्व विरासत सूची के स्थल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया जाके पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे स्टैटिक पॉइंट में आप जबरदस्त तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके नई दिल्ली। अगर नई दिल्ली की बात करेंगे तो स्थापना किसने करी? तो स्थापना की थी दिल्ली की अंगनपाल ने। अंगनपाल जो थे वो आपके तोमर वंश से संबंधित थे। और दिल्ली को जो डिजाइन किया है वो आपके एडवर्ड लुटियास ने। तो एडवर्ड लुटियास ने क्या करा है? दिल्ली को डिजाइन किया है। तो इस तरह पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर आयोजित हुआ है? तो वो आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। ठीक है, कि ज्ञात अज्ञात उड़न पिंड दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तिथि को बनाया जाता है? 2 जुलाई को बनाया जाता है, 3 जुलाई, 4 जुलाई या 5 जुलाई को बनाया जाता है? अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 2 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। यानी कब बनाया जाता है? तो 2 जुलाई को यहां से बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि 3 जुलाई को क्या बनाते हैं, तो 3 जुलाई को हमने आपको पढ़ाया भी है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग
मुक्त दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो भी आपके प्लास्टिक बैग हैं इनसे मुक्ति के लिए दिवस बनाते हैं हम। कब बनाते हैं? 3 जुलाई को बनाते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। और अगर बात करेंगे कि 5 जुलाई को क्या बनाते हैं, तो 5 जुलाई को हम बनाते हैं जो वो आपका अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, किस देश का बनाते हैं? तो अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। तो इस तरह जो प्रश्न आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा? 2 जुलाई को बनेगा। तो 2 जुलाई को हम अज्ञात उड़न पिंड दिवस के रूप में बनाते हैं आपके। ठीक है, अगला है कि मेकेव धातु जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है या कहां पर है? सिंपल सा प्रश्न है। मेके धातु जो जलाशय परियोजना है वो किस राज्य में बनाई जा रही है? अभी चर्चा में रही है, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक है, तेलंगाना हो गया। अगर हम बात करेंगे तो ये परियोजना जो बनाई जा रही है कहाँ बनाई जा रही है? आपके तेलंगाना बनाई जा रही है। तो इसके स्टेटिक पॉइंटों को अगर हम देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसके जो सीएम है यानी कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी नए बनाए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिद्धारमैया। क्या नाम है उनका? सिद्धारमैया। अगर गवर्नर की बात करें कि गवर्नर कौन है, तो थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत क्या है? कर्नाटक के गवर्नर है, राइट। अगर हम बात करेंगे, अगर आप डेली क्लास में बने रहते होंगे तो आपको पता होता है कि डीएलआर नंबर क्या होता है, यानी कि जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा सीटें कितनी है। तो कितनी सीटें हैं आपकी? 31 जिलों की संख्या है, 28 लोकसभा की सीटें हैं और 12 आपके राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ से। ठीक है, डीएलआर नंबर हमारा ए हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा तो भारत के प्रत्येक राज्य में होती है आपके। तो विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा की 224 सीटें हैं, यानी कि विधानसभा की अगर हम सीटों की यहां से बात करेंगे तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 224 है। और विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है आपके? 75, यानी कि 75 विधानसभा परिषद की सीटों की संख्या है यहाँ से। अगर हम देखें और भी स्टेटिक पॉइंट में तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जैसे अंसी नेशनल पार्क हो गया आपका, नागरहोल नेशनल पार्क, राइट, डुडेली नेशनल पार्क है। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो बन्नेरघट्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आपके। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, कह सकते हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ये सब कहां पर है आपके? ये सब आपके कर्नाटक राज्य में है। तो अंसी आपका बांदीपुर हो गया, नागरहोली मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आपके, और ये सब कहां पर है? ये सब आपके कर्नाटक में ही है। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है, यानी कि देखिएगा 40वीं रैंक है, 43वीं है, 46वीं है आपकी। ठीक है, 90 यानी कि 90 रैंक है। तो देखिएगा भारत की जो रैंक बन रही है यहाँ से, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसमें पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है और तीसरे नंबर पे क्या है। तो पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपके क्या है, डेनमार्क है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आयरलैंड हो गया आपका, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका स्विट्जरलैंड हो गया। आपको पता होना चाहिए हर देश की कैपिटल करेंसी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक नंबर आपका कैपिटल करेंसी से ही क्लियर होता है। ठीक है, तो देखिएगा भारत का नंबर कौन सा है, तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व प्रतिष्ठात्मक जो सूचकांक है 2023 का, ये भी रिलीज किया गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा डेनमार्क। अगर मैं बोलूं कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है तो कितने लोगों को पता है, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? तो जितनी भी कैपिटल है आपकी सभी पता होनी चाहिए। डेनमार्क की कैपिटल की बात करेंगे तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की कैपिटल है। आयरलैंड की बात करेंगे तो डब्लिन। आपको सब पता होनी चाहिए, यानी कि कैपिटल करेंसी के लिए हमने आपको स्टैटिक जीके में बताया है कि किस टाइप से हमको याद भी करनी है। उसके बाद स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो क्या है आपकी वर्ग। ठीक है, तो इस तरह हमें याद होना चाहिए
कि हमारे जो पॉइंट बनते हैं वो करंट अफेयर्स में कहां से, स्टैटिक पॉइंट में कहां से हमारे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 40वां स्थान है। अगला है किसान संकट की बात करी जा रही है। ठीक है, किसान संकट सूचकांक जारी किया गया, कथनों पर कौन से कथन सही हैं, ये हमें प्रश्न बता पूछ रहा है। करें सूचकांक जो है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक का जो प्रबंधन है वो CRIDA द्वारा किया जाएगा और इससे विभिन्न राज्य सरकारों, स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास को उपलब्ध कराया जाएगा। ये कुछ पॉइंट है, तो इनमें से कौन से कथन सही है। देखिएगा, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान जो है वो आपके कहां पर है, तो वो आपके राजस्थान जोधपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जोधपुर में है। तो देखिएगा इसके जो सही होंगे वो क्या होंगे, 1 और 2 दोनों यानी कि यहाँ से सही हमारे प्रश्न होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में दिया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कौन से कथन सही हैं। और देखिएगा ऑप्शन आपके उपरोक्त सभी भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, बिल्कुल सरकार सही है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे नवाचार व उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2016 में लागू किया गया था। क्या सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, 2016 में लागू किया गया था इसको, राइट। अटल इनोवेशन मिशन का कार्यान्वयन प्राधिकरण नीति आयोग है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको जो संचालित कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका नीति आयोग कर रहा है, याद रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न भी यहां से पूछे जाएंगे। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, आपके न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग बना था। इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर से सुन लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले प्रधानमंत्री हैं, अरविंद प्रक्रिया इसके पहले उपाध्यक्ष हैं, और पहली महिला सीईओ बोले या पहला सीईओ बोले सिंधु श्री खुल्लर इसकी पहली महिला सीईओ या पहले सीईओ की बात हम कर सकते हैं उनके नाम पर। ठीक है, तो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद एक भारत सरकार का एक थिंक टैंक बनाया गया जो सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये भारत में एक थिंक टैंक की सोच रखने वाला संस्थान है, जिसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अटल इनोवेशन मिशन जो है उसको जो संचालित करेगा वो कौन करेगा, नीति आयोग आपके साथ संचालित उसको करेगा। सर्वेक्षण के मापदंडों में अलग अलग घर पर कचरा संग्रह, शून्य आधारित अपशिष्ट, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, बेहतर प्लास्टिक का कचरा प्रबंधन शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। तो देखिएगा क्या आंसर सही होगा, उपयुक्त में सभी आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान में हाल ही में डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा का वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है। तो किसने जारी किया है, ये देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, या देखिए UNESCAP, यानी कि कौन सा संगठन है ये देखिएगा। अगर विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके दावोस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर हम उसके बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है, और 190 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है, 190 देशों का समूह है। अगर WTO की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके जिनेवा में। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और कितने देशों का संगठन है, आपके 164 देशों का। जिनेवा का मतलब है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपके मुख्यालय है। ठीक है, तो ये हमारा बना जाके पॉइंट यहां से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि UNESCP का मुख्यालय जो आपका ये बनता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके बैंकॉक, यानी कि इसका मुख्यालय आपके थाईलैंड में है। ठीक है ना, थाईलैंड में। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन क्या होगी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक ऑफ सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, देख लीजिएगा,
लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होगी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक फॉर सोशल कमीशन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। इस प्रकार ये फुल फॉर्म रहेगी आपकी किसकी, इस वाले संगठन का। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ठीक है। इस वाले संगठन का जो मुख्यालय वो कहां पर है आपके, तो यहाँ पे हम एन को लगा लेते हैं, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम आर को लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी ठीक फुल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपके, फुल फॉर्म की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा, बैंकॉक में इसका मुख्यालय है आपको, ठीक है। करें वैश्विक संगठन प्रक्रिया समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत ने हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल होने का नियंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये भी करंट अफेयर्स में रही है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूज पेपर द हिंदू की हेडलाइंस में न्यूज बनी थी आपके। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस की स्थापना 2022 में की गई थी, ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर बनाया गया है, संकटों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान करेगा, तो इसलिए उपयुक्त क्या है, उपयुक्त सभी क्वेश्चन हमारे क्या है, राइट है एकदम, कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। ये द हिंदू जो न्यूज पेपर है उसकी हेडलाइंस भी बनी थी ये न्यूज आपके, ठीक है। अगला देखिएगा कि किला उआऊ ज्वालामुखी जो है, जो बालगैनो है, निम्नलिखित में से स्थित है आपके लुआस में स्थित है आपके, ये आपके जावा में स्थित है, यह सिसिली में स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है आपके, यूएसए अमेरिका में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब ये चर्चा में बना रहा था, तो याद रखिएगा अब ये चर्चा में बना रहा था, इसलिए यहाँ पर आपका एक ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर हम सिसिली की बात करेंगे तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा वोल्केनो है, ठीक है। और कहां पर है आपके, इटली में है, ठीक है। कहां पर है आपके, इटली में है, ठीक है। तो इस तरह जो प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके, हवाई द्वीप बनेगा यूएसए में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर राष्ट्रीय मिशन की क्या करी, खोज की है, यानी कि राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो क्या होगा देखिएगा, उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान के लिए जो समझौता किया है वो किस मंत्रालय ने किया है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहां से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा यही राइट आंसर बनता है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की अगर हम बात करेंगे, पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है यहाँ से, ठीक है। ये केंद्र सरकार, ये 2022 में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है। तो 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था, बिल्कुल कथन क्या है आपका, ठीक है एकदम। ये सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं व सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए बोर्ड स्तर पर वंचित जो प्रबंधन करता है, उसका जो सरकार से जो सलाह देता है, उसका स्थापना के लिए इसे बनाया गया था। तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को अभी 2022 में भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया है, और भारत सरकार ने अगर स्टैब्लिश को किया है तो उसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था। तो अधिनियम अगर इसे बनाया गया है तो इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इसका दर्जा प्राप्त किया गया था वैधानिक। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो आंसर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहां से, ठीक है। अगला है कि नेचर
जियो साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार बताया गया कि निम्नलिखित में से मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, CH4 के नए स्रोत के रूप में उभरा है, यानी कि CH4 का नया स्रोत हमको कहां से मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पेपर में बिल्कुल आएगा आपके, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो देखिएगा, सुंदरबन है आपका, तटीय दलदल है, अमेजन वर्षा वन है, आर्कटिक में भूजल झरने हैं, ठीक है। आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर बात करेंगे कि सुंदरबन आपके कहां पर है, तो आपके वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन आपके। और दो नदियों का संगम है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त धारा मिलती है तो उसको मेघना कहते हैं, और उसी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। तटीय दलदल हो गए, अमेजन वर्षा वन हो गए। तो देखिएगा, अमेजन वर्षा वन जो है आपके, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं, अमेजन वर्षा वनों के बारे में, ठीक है। इन्हें सबसे पहले पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। और पृथ्वी को जो 20% अप्रॉक्स में 20% जो ऑक्सीजन जो मिलती है वो किससे मिलती है, अमेजन वर्षा वनों से ही उसको मिलती है। ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ते हैं, यानी सॉरी दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं, और एक विश्व के 9 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो 9 कंट्री के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें कुछ कंट्री मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इक्वाडोर हो गया आपका, पेरू के साथ सीमा बनाता है, ब्राजील में इनका सबसे ज्यादा क्षेत्र आता है, बोलीविया के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है, गुआना के साथ सीमा बनाता है, सूरीनाम के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, यहाँ से ये आपके सीमा बनाते हैं, यहाँ से कुछ जंगल है ये आपके सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 9 देशों के साथ कुल मिला के सीमा बनाते हैं। 9 देशों में अगर और भी देश देख ले तो जैसे कोलंबिया हो गया, ठीक है, और एक जो देश बचा है वो आपका क्या होगा, वेनेजुला। तो वेनेजुला के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो 9 देशों के साथ सीमा बनाता है, पृथ्वी का फेफड़ा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अमेजन वर्षा वन जो है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो क्या राइट आंसर यही होगा, नहीं, मीथेन में राइट आंसर ये नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा, आर्कटिक में भूजल झरने होंगे। तो आर्कटिक में जो भूजल आपके झरने होंगे इनको उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। और आर्कटिक जो सागर है इसकी जो सबसे लंबी जो नदी है उसे हम एनीज के नाम से जानते हैं। तो एनीज नदी सबसे लंबी नदी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो अमेजन वर्षा वनों के बारे में सबसे ज्यादा जो हिस्सा आता है वो कहां पर आपके आता है, ब्राजील में आता है, ठीक है। तो CH4 की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, धान के खेत से जो गैस निकलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, धान के खेत से निकलती है। और पृथ्वी जो जुगाली करते हैं, यानी कि जब मुंह चलाते हैं अपना, ये डेयरी उद्योग से कौन सी गैस निकलती है, तो डेयरी उद्योग से भी कौन सी गैस निकलती है, आपके मीथेन गैस निकलती है। तो डेयरी अनुसंधान जो उद्योग होते हैं उनसे भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है, CH4। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली ग्रीन हाउस जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो CH4 भी गैस है आप, ओके। करें ग्लोबल इकोनो प्रॉस्पेक्टर रिपोर्ट 2022-23-24 के अनुसार भारत के लिए अनुमानित विकास दर कितनी है, 6.3%, 7.2%, 5.4% या 4.9% होगी। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो यही आपकी विकास दर है, ठीक है, 6.3%। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके लिए। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो हमारी लाइक करते रहो, देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स।